हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं जनरल फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6। एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन प्रीवियस लेक्चर टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। सो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट एंड हाउ टू डिटरमाइन और कैलकुलेट इट। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। आज का हमारा क्या टॉपिक है? इक्विवेलेंट वेट। तो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। क्या है स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट वेट। ओके, इक्विवेलेंट वेट को स्टूडेंट्स डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से। ओके, सो जैसा कि आपको पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वी फैक्टर। ओके, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वी फैक्टर को एक्स फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्स फैक्टर। ओके, और वी फैक्टर को हम एन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। सो इसको हम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट वेट जिसको ई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। आया समझ में? ओके, तो ये हमने जाना इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, इसका फॉर्मूला हमने जाना। सो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज़्यादातर आपको पता रहता है। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? यू हैव ऑलरेडी नोन। सो इक्विवेलेंट वेट जानने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो होता है वी फैक्टर। ओके, क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वी फैक्टर। ओके, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एक फिक्स वैल्यू होती है जो आपको ऑलरेडी पता है। सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ वी फैक्टर निकालना सीखते हैं। क्लियर? सबसे पहले मैं जो केस ले रहा हूँ, तो वेरियस कंपाउंड्स के लिए वेरियस यानी डिफरेंट होता है। सो सबसे पहले हम सीख रहे हैं फॉर एसिड्स के लिए हम वी फैक्टर कैसे निकालेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ वी फैक्टर फॉर एसिड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, वैलेंस फैक्टर फॉर एसिड्स ये होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड्स नॉन एज बी फैक्टर फॉर एसिड्स। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? जो एसिड्स है वो कितने H प्लस साइन सॉल्यूशन में दे रहा है, या फिर कितने OH माइनस साइन वो सॉल्यूशन से गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ एसिड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, उनकी बेसिसिटी और उनके लिए बी फैक्टर की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एसिड्स ले रहा हूँ, उनकी डिस्कस करेंगे बेसिसिटी क्या होगी और उनके लिए बी फैक्टर क्या होगा। क्लियर? सो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ HNO3। दिस इज नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले लिया है मैंने HNO3 में आपको पता ही है H प्लस ये सॉल्यूशन में देगा, इस वजह से इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 होगी, और बी फैक्टर भी हम कंसीडर करते हैं 1, क्योंकि एसिड्स के लिए बेसिसिटी ही उनकी बी फैक्टर होती है। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। दिस इज H2SO4 सॉल्यूशन में देता है 2H प्लस, इसकी बी फैक्टर क्या होगा? 2। एंड नाउ लेट्स डिस्कस फॉर HCl H प्लस Cl माइनस 2 का है, ये 1H प्लस देता है, 1 ही इसकी क्या होगी? बी फैक्टर होगी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट H3PO4। ओके, ये एक फास्फोरस का एसिड होता है, इसके लिए बेसिसिटी होती है 3, क्योंकि ये तीनों ही H प्लस को डोनेट कर देता है H के 10 फॉर्म में। जब इसको सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इसकी 3 ही क्या होगी? वैलेंसी फैक्टर होगी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट H3PO3। ये भी एक फास्फोरस का एसिड होता है, इसके लिए जो बेसिसिटी होती है 2 होती है, यानी ये अपने 2 ही H प्लस डोनेट करता है सॉल्यूशन में, और बी फैक्टर क्या होगा? इसके लिए 2 होगा। क्लियर? हमारा नेक्स्ट जो एसिड है फास्फोरस का, दिस इज H3PO2। इसके लिए जो बेसिसिटी होती है वो 1 होती है, क्योंकि ये अपना एक H प्लस ही सॉल्यूशन में क्या करता है? आयनाइज कर पाता है, और इसके लिए वैलेंस फैक्टर होता है 1। तो यहाँ पर हमने कुछ एसिड डिस्कस किए जिनकी बेसिसिटी और बी फैक्टर के बारे में जाना। ओके, यहाँ पर हम एक एसिड और ले रहे हैं, बोरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं H3BO3। यहाँ तक इससे पहले हमने जितने भी एसिड पढ़े थे उनकी जो बेसिसिटी होती है वो कितने H प्लस सॉल्यूशन में देते हैं उनके आधार पर होती है, लेकिन जो H3BO3 होता है वो क्या करता है स्टूडेंट? इसकी जो बेसिसिटी होती है वो
ये कितने OH माइनस साइन गेन करता है उसकी वजह से होती है। तो ये सॉल्यूशन में जब भी हम डालते हैं तो ये वाटर से एक OH माइनस साइन को गेन करता है और ये बनाता है BOH का होल 4 माइनस 1। ओके, सो इसकी जो बेसिसिटी होती है वो एक OH माइनस की वजह से होती है। इसको हम H3 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइज। ओके, तो इसकी बेसिसिटी क्या है, 1 है और इसका बी फैक्टर भी 1 होता है। क्लियर? तो यहाँ आप लिख लीजिए टेबल में, तो H3BO3 होता है, उसकी बेसिसिटी होती है 1 क्योंकि ये 1 OH माइनस गेन करता है फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड सो दिस इज वाई इट हैव बी फैक्टर 1। ओके, क्लियर? सो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था H3PO4। तो फास्फोरस के जितने भी कंपाउंड होते हैं लाइक एसिड, जैसे H3PO4 है, H3PO3 एंड H3PO2, एक बार उनको क्लियर कर लेते हैं, उनके जो H प्लस है कितने कितने और किस बॉन्डिंग के आधार पर वो देते हैं। सो लेट डिस्कस। H3PO4 ये एक फास्फोरस का एसिड है और H3PO3 एंड थर्ड वाज H3PO2। तो यहाँ पर हमने लिखा था इसके लिए बी फैक्टर कितना होता है, 3 होता है सर, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 1 होता है। तो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो 4 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, एक डबल बॉन्ड से और 3 होते हैं सिंगल बॉन्ड से, और प्रत्येक ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन अटैच होता है। नाउ लेट्स डिस्कस फॉर H3PO3 की स्ट्रक्चर देखें तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब कितना बचा, 2 बचा, और 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बच गया। ये हाइड्रोजन इस तरह से कनेक्ट होता है। और H3PO2 की स्ट्रक्चर हम देखें तो वही एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होता है और साथ में ही एक OH ग्रुप और 2 हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी इनको वाटर में डाला जाता है तो जो OH बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वो पोलराइज हो जाता है, और जिसकी वजह से ये अपना है इसकी एसिडिटी बेसिसिटी जो होती है मतलब ये देखिए इसमें कितने दे रहा है, 3 H प्लस के रूप में निकल जाते हैं हाइड्रोजन। ओके, इसमें देखिए कितने बॉन्ड हैं OH वाले, 2। तो इसकी जो बेसिसिटी होती है वो ये 2 ही H प्लस दे पाता है और ये दे पाता है एक H प्लस। सो इसलिए मैं लिखा था इसकी जो भी फैक्टर है इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1 होता है। क्योंकि जब इसको सॉल्यूशन में डाला जाता है तो OH बॉन्ड क्या होता है, पोलराइज होता है, यहीं से जो H प्लस हैं वो क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। सो इनकी जो बेसिसिटी होती है 3 to 1 होती है, इसलिए बी फैक्टर भी क्या होता है 3 to 1। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। नाउ इफ वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, यदि मैं बात करूं इक्विवेलेंट वेट फॉर H3PO4 के लिए क्या होगा, H3 इक्विवेलेंट वेट फॉर H3PO4 इट विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO3 एंड इट्स बी फैक्टर। तो इट विल कम, जो H3PO3 है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 और वी फैक्टर जैसा कि हम डिस्कस कर चुके 3 होता है। So it will come 3 3 जा 9 and 3 2 जा 6, ओके, एंड 3 6 जा 18 एंड 3 6 जा 18, ये वैल्यू आएगी लगभग। ओके, तो दिस इज द इक्विवेलेंट वेट फॉर H3PO4। ऐसे ही इनके लिए भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमने क्या देखा, ये यदि हमें कोई कंपाउंड गिवन है तो हम उसके लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये हमें सारे कंपाउंड गिवन थे जो एसिड्स थे। सो स्टूडेंट, ये हमें गिवन थे तो ये हम जब हम इनको वाटर में डालते हैं तो जितने भी H प्लस देते हैं या OH माइनस गेन करते हैं, सो दैट वाज आवर बैलेंस फैक्टर। यदि मैं बात करूं कोई कंपाउंड हमें रिएक्शन में गिवन है तो उसके लिए हम बी फैक्टर कैसे निकालेंगे। सो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, कोई कंपाउंड हमें गिवन है और वो एसिड है तो उसको जल में डालिए, तो जितने वो H प्लस देगा या OH माइनस लेगा यानी गेन करेगा तो इट वुड बी आवर बैलेंस फैक्टर। ओके, लेकिन किस सेकंड में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यदि कोई कंपाउंड हमें रिएक्शन में गिवन है तो उसके लिए हम बैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे, किस तरह से उसमें वेरिएशन आता है। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल H3PO4, देखिए कितना वेरिएशन आता है। जब हमें इसे H3PO4 को हम जल में डालते हैं तो ये बैलेंस फैक्टर शो करता है 3, यानी 3H प्लस साइन ये देता है जल में। लेकिन जब इसकी रिएक्शन, अब इसी रिएक्शन में देखें NaOH एक बेस के साथ करवाई जाती है तो इट विल गिव NaHPO4, NaH2PO4, NaH2PO4 एंड एक क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कितने H प्लस इसने दिए, 1 H प्लस दे रहा है, यानी इसका बैलेंस फैक्टर क्या है 1 कंसीडर करेंगे हम।
तो H3PO4 व्हेन रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो इसका वैलेंस फैक्टर आता है 1। सो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट भी क्या आएगा, इट्स मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 1। तो मॉलिकुलर वेट जैसा कि हमने डिस्कस किया था 98 होता है, बैलेंस फैक्टर बना है तो कितना आता है 98 आता है। ठीक राइट। यदि हम H3PO4 की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं लेकिन विथ 2 इक्विवेलेंट, इसके हम 2 इक्विवेलेंट ले लेते हैं तो क्या देगा ये Na2HPO4 प्लस ये देता है हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए आप, इसका जो फैक्टर निकल के आए वो 2 आता है क्योंकि 2H प्लस इसके क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ओके, आ रहा है समझ में। तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट वेट डिस्कस करें तो इट विल कम 98 मॉलिकुलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर 2, इट विल कम 49। ओके, देखिए किस तरह से वेरिएशन आ रहा है। यदि हम H3PO4 की रिएक्शन 3 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के साथ करवाएं, 3 इक्विवेलेंट ले लेते हैं, सो इट विल गिव Na3PO4 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल, ये हमें देता है। ओके, सो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर निकल के आया 3, क्योंकि इसके तीनों हाइड्रोजन H प्लस के रूप में क्या कर दिए, इसने डोनेट कर दिए इन द सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं इसके लिए जो इक्विवेलेंट वेट निकल के आएगा, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई वी फैक्टर 3 एंड इट विल कम, कितना निकाला था हमने 32.66 के लगभग आता है। ओके, तो आप देख सकते हैं वही एसिड जब इसे हम जल में डाल रहे थे बैलेंस फैक्टर 3 आ रहा था तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ रहा था 32.66, लेकिन जब इसे हम किसी रिएक्शंस में देखते हैं तो ये इक्विवेलेंट वेट यानी वी फैक्टर में वेरिएशन आता है और साथ में ही इक्विवेलेंट वेट में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। यदि आपसे क्वेश्चंस में ऐसे रिएक्शन गिवन है तो आपको ध्यान में रखना है कितने H प्लस ये डोनेट कर रहा है, उसी के हिसाब से आपको इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट और जो वी फैक्टर है उसको कैलकुलेट करना है। ओके, सो हमने डिस्कस किया इक्विवेलेंट वेट और वी फैक्टर फॉर एसिड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस। अब हम बात करते हैं बेसिस के लिए हम वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एसिड्स के लिए हमने बोला था बेसिसिटी ऑफ एसिड नॉन एच बैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स, तो उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। तो बेसिस के लिए जो बैलेंसी फैक्टर होगा वो होगा इनकी एसिडिटी। तो एसिडिटी ऑफ बेसिस नाउन एज बी फैक्टर फॉर बेसिस। एसिडिटी का मतलब हो गया फॉर बेसिस, यानी ये जल में कितने OH माइनस देते हैं या फिर जल से कितने H प्लस गेन करते हैं। सो ऐसे सारे कंपाउंड को हम बेसिस में कंसीडर करते हैं। ओके, और उनके लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ केसेस ले लेता हूँ। इसमें हम ले रहे हैं कुछ बेस, बात कर रहे हैं उनकी एसिडिटी की जो उनकी OH माइनस गिवन या H प्लस गेनिंग के कारण होती है। और बैलेंस फैक्टर लेट्स सपोज जैसे NaOH है, ये जल में डालते हैं तो 1 OH माइनस देता है, इसका बैलेंस फैक्टर भी 1 होता है। ओके, लेट्स सपोज CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जल में डालने पर 2H माइनस देता है, 2 ही इसका बैलेंस फैक्टर होगा। ऐसे ही AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 देता है, 3 ही इसका बैलेंस फैक्टर होता है। एंड लुटेशियम हाइड्रोक्साइड बात कर लेते हैं, ये 3 OH देता है और 3 इसका बैलेंस फैक्टर होता है। अब बात कर लेते हैं हम NH3, दिस इज इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। और इसकी जो बेसिसिटी होती है वो एसिडिटी होती है वो H प्लस गेनिंग के कारण होती है, बाकी सबकी OH माइनस के कारण होती है। इसकी डिस्कस करते हैं अभी। इसकी जो बेसिस एसिडिटी होती है वो 1 होती है क्योंकि ये H प्लस को गेन करता है, और बैलेंसी फैक्टर भी क्या होता है इसका 1 होता है। सो NH3 का आपको ध्यान में रखना है क्योंकि देखिए NH3 जो है इसके पास क्या होता है लॉन पेयर होता है और ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। जब इसको वाटर में डाला जाता है तो वहाँ से ये H प्लस गेन करके और ये बना लेता है NH4 प्लस। ओके, तो इसकी जो बेसिसिटी होती है वो H प्लस गेन के कारण होती है और इसका भी फैक्टर होता है 1 कंसिडर करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, हमने बात कर ली एसिड के लिए और बेस के लिए वी फैक्टर की। अब हम बात करते हैं वी फैक्टर फॉर आयंस की। नाउ लेट्स कम टू द बेस्ट, दिस इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वी फैक्टर ऑफ आयंस। If we are given ions, then how we calculate V factor and equivalent weight. So students, ions के लिए जो V factor होता है, this is what charge without sign। जो उन पे चार्ज होता है आप उसको विदाउट साइन ले लीजिए। ओके, चार्ज विदाउट साइन, जो आइंस पे चार्ज होता है उसको आप विदाउट साइन लिख दीजिए एंड इट विल बी योर बैलेंसी फैक्टर। लेट्स हैव सम केसेस। सो कुछ आइंस ले रहे हैं और उनके लिए हम बैलेंसी फैक्टर की बात कर रहे हैं।
लेट्स से Na प्लस सोडियम आयन है, इसके लिए वैलेंस फैक्टर क्या होगा, +1 चार्ज है तो विदाउट साइन आप रख दीजिए 1, तो इसके लिए वैलेंस फैक्टर होगा 1 एंड Mg+2, तो इस पर कितना चार्ज है, +2 है तो विदाउट साइन 2 एंड लेट डिस्कस SO4 -2 पे -2 चार्ज है तो इसके लिए वैलेंस फैक्टर 2 होगा एंड PO4 -3, इसके लिए कितना होगा 3, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है -3 है और Al+3, इसके लिए देखें तो कितना होगा 3 बैलेंस फैक्टर होगा। ओके, यदि देखिए आइंस के लिए इक्विवेलेंट वेट यदि हमें दिया जाए, लेट सपोज इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना Al+3 के लिए, सो स्टूडेंट यहाँ पर देखो कंपाउंड ना गिवन करके हमें एलिमेंट दिया गया है Al+3 आइंस है, उसके लिए इक्विवेलेंट वेट बी फैक्टर तो इसका क्या हो गया 3, क्योंकि इसमें चार्ज 3 है, विदाउट साइन लेंगे 3 आएगा। लेकिन बात करें इक्विवेलेंट वेट तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन बी फैक्टर फॉर इट, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 27 होता है और बी फैक्टर हमने निकाला है 3, तो इसके लिए कितना आ गया 9 आ गया। ऐसे ही बात करें हम इक्विवेलेंट वेट फॉर SO4 -2, तो SO4 -2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 96 और इसके लिए बी फैक्टर जो इस पर चार्ज है 2, तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 48। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम इक्विवेलेंट सीख रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट जो हमें आगे वाले केमिस्ट्री में काम आएगा जब हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, जहाँ पर नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ओके, सो यही रीज़न है हम ये सारी चीज़ें बेसिक्स में पढ़ रहे हैं, जो आने वाली जो भी जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री है उसको ये आसान बनाएगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। हम बात कर चुके हैं एसिड के लिए, बेस के लिए एंड आयंस के लिए हम बात कर चुके हैं बैलेंस फैक्टर की, एंड अब हम बात कर लेते हैं यदि हमारा जो कंपाउंड है वो कोई साल्ट है, तो क्या है साल्ट, एसिड बेस हो गया। अब देखते हैं हम बैलेंस फैक्टर ऑफ साल्ट, यदि हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो कोई साल्ट है उसके लिए बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस फैक्टर फॉर द साल्ट विल बी टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कोई साल्ट है उसको वाटर में हम डालते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है प्लस में एंड माइनस में। ओके, प्लस चार्ज में एंड माइनस चार्ज में, यानी प्लस साइन और माइनस साइन में वो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। सो बैलेंस फैक्टर फॉर साल्ट विल बी टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज में से किसी एक को कंसीडर कर लेना है, क्योंकि जब साल्ट बनता है तो सेम चार्ज से ही वो बनता है। सो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे NaCl को वाटर में डालोगे इट विल आयनाइज Na+ लाइक Na+ एंड H, Na+ एंड Cl- में ये क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाता है। सो इसके लिए जो बैलेंसी फैक्टर होगा, या तो आप प्लस जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना है +1 तो 1 होगा, या फिर और जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना है वो भी +1 है, तो कोई सा एक टोटल ले लीजिए, इट वुड बी योर बैलेंसी फैक्टर फॉर दिस साल्ट। ओके, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। AlCl3 के लिए बात करें तो यह भी आयनाइज हो जाता है Al+3 एंड +3Cl-, तो टोटल चार्ज देखिए इस साइंस पे भी -3 है क्योंकि ईच हैविंग -1, और एल्यूमिनियम पे हो गया टोटल चार्ज +3, तो बी फैक्टर वी वुड कंसीडर 3, किसी का भी ले लीजिए आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, यहाँ पर ये एज ए कंपाउंड हम लें, देखिए Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एक साल्ट है, इसको आप वाटर में डालिए तो ये बनाएगा आपका 2Al+3 + SO4 -2। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस फैक्टर इसके लिए कैलकुलेट करें, टोटल चार्ज पॉजिटिव कितना हो गया, ईच हैविंग +3, तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए 3 × 6 -6 टोटल चार्ज आएगा, तो विदाउट साइन हमें लेना है, बैलेंस फैक्टर हो गया इसके लिए 6। एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट फॉर Al2SO4 का होल थ्राइस, ओके, तो इसके लिए आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस अपॉन बी फैक्टर। सो ये क्या वैल्यू आएगी, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है Al2SO4 होल थ्राइस का वो होता है 342, एंड बैलेंस फैक्टर हम देख चुके हैं इट वुड बी 6 एंड इट विल कम 57, इसके लिए इक्विवेलेंट वेट निकल के आता है। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट बैलेंसी फैक्टर फॉर साल्ट एंड एज वेल एज मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट। ओके, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। सो ये एक मेथड था। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर मेथड वेयर वी कैन इजीली कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट फॉर द साल्ट्स। ओके, एक मेथड फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया जहाँ पर टोटल पॉजिटिव और या टोटल नेगेटिव चार्ज हमको कंसीडर करना है एज बैलेंस फैक्टर। एक अनदर मेथड भी है, अनदर मेथड फॉर कैलकुलेशन बी फैक्टर फॉर साल्ट्स। तो ये क्या होगा,
हम ले सकते हैं इक्वलेंट वेट हमको निकालना है किसके लिए, हमें निकालना है साल्ट्स के लिए, इक्वलेंट वेट फॉर साल्ट। तो अनदर मेथड, एक तो मेथड था उसमें बी फैक्टर हम कंसीडर करते हैं, होल साल्ट का क्या लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बी फैक्टर आता था टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। ओके, ये एक अनदर मेथड है, दो उससे इजी पड़ता है, देख लीजिए कैसे। तो इक्वलेंट वेट फॉर साल्ट विल बी द सम ऑफ इक्वलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव आयन एंड इक्वलेंट वेट ऑफ नेगेटिव आयन। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें निकालना है इक्वलेंट वेट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, दिस इज ए साल्ट। ओके, सो जैसा कि हमने देखा ये टूट जाता है 2Al+3 प्लस SO4 -2 में। ओके, 3SO4 -2। सो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं अनदर मेथड से इक्वलेंट वेट कितना आएगा। इट वुड बी द सम ऑफ जो अपना पॉजिटिव आयन है उसके लिए इक्वलेंट वेट प्लस नेगेटिव आयन के लिए इक्वलेंट वेट। तो पॉजिटिव आयन है अपना है इक्वलेंट वेट ऑफ Al+3, ओके, एंड नेगेटिव आयन है अपना SO4 -2 का इक्वलेंट वेट। सो इक्वलेंट वेट ऑफ Al+3 कितना होगा, देखिए इट्स मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम का इक्वलेंट वेट Al+3 का इक्वलेंट वेट होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 27, और इस पर जो चार्ज है वो क्या होगा इसका, हमने आयंस के लिए बात कर चुके हैं, इक्वलेंट वेट बी वेक्टर क्या होता है उसमें जो चार्ज होता है उसको विदाउट साइन लिख दीजिए, प्लस इक्वलेंट वेट फॉर SO4 -2 इसका 96 होता है मॉलिक्यूलर वेट, और इसमें जो चार्ज है वही इसका क्या होगा आयंस के लिए वो होता है बी फैक्टर। सो डिवाइडेड बाई 2 एंड इट विल कम 9 + 48 एंड इट विल कम 57। ओके, सो आप देख सकते हैं उससे ज़्यादा इजी मेथड ये हमको लगा। ओके, सो मैंने आपको दो मेथड्स बताए फॉर साल्ट के इक्वलेंट वेट के कैलकुलेशन के लिए। ओके, सो दोनों में से आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, सेकंड वाला थोड़ा इजी पड़ता है। सो हमने बात कर चुके हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स एंड आयंस के इक्वलेंट वेट के कैलकुलेशन के लिए। एंड नेक्स्ट वी वुड डिस्कस अबाउट द इक्वलेंट वेट ऑफ कंपाउंड्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ओके, अब हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो इक्वलेंट वेट है वो निकालेंगे जो क्या है रिएक्शन में गिवन है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वी कैलकुलेट द इक्वलेंट वेट ऑफ कंपाउंड्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, कंपाउंड्स इन we calculate the equivalent weight of compounds in electron transfer reaction। ओके, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र का मतलब है या तो वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या फिर रिड्यूस हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन या तो दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ केसेस बना देता हूँ। ओके, सो ड्यूरिंग the electrons transfer in reaction। ओके, during the electron transfer in reaction, केस फर्स्ट मैंने बनाया है यहाँ पे, जब जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो इंक्रीज हो रही है, ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। ओके, केस सेकंड में मैंने लिया है व्हेन ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। तो आप देख सकते हैं यदि कोई कंपाउंड है वो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन खो रहा है, यानी उसमें एलिमेंट्स जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, और दूसरा केस लिया है जब ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, यानी जो कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, तो खोएगा तो ओनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज होगी, और यदि एक्सेप्ट करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होता है। ये सारी चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो जब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो वी फैक्टर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का। ओके, जब हमारी जो रिएक्शन है वो गिवन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ओके, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है एलिमेंट का, तो हमारा जो वी फैक्टर होता है उस कंपाउंड या एलिमेंट के लिए वो होता है टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सो यहाँ पर हम क्या जिस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है उसको एज ए क्या कंसीडर करते हैं, एलिमेंट्स की जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब खुद की बढ़ती है यानी उसका क्या हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करेगा, रिडक्टेंट की तरह। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट। कुछ समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है
और सेल्फ ऑक्सीडाइज जो होता है तो वो एक रिडक्टेंट की तरह बिहेव करता है कंपाउंड, और उसी के लिए हम इक्विवेलेंट वेट क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके लिए हमें नीड है वैलेंसी फैक्टर की। तो जब भी रिडक्टेंट के लिए हम इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऐसे ही वैन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है तो उसके लिए वी फैक्टर क्या होगा, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सो यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है तो वह कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी सेल्फ रिड्यूस हो रहा है, वह करेगा आपका ऑक्सीडेट की तरह बिहेवियर। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट। ओके, क्योंकि जो कंपाउंड सेल्फ रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करते हैं, और उन कंपाउंड्स के लिए जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर, और बैलेंस फैक्टर हम निकालना सीख चुके हैं, वो क्या होता है, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं जब केवल जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है या फिर रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, अब हम बात करते हैं जब किसी जो रिएक्शन गिवन है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही गिवन है। इस तरीके में हमने लिया है व्हेन इन रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज एंड ऑक्सीडेशन जो नंबर है डिक्रीजेज सिमल्टेनियसली। ओके, अब देखिए केस 3 हमने और बना दिया है जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रही है और घट भी रही है सेम रिएक्शन में। ओके, सो ऐसा कौन सी रिएक्शन में होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। यहाँ पर भी हम 2 केस बना देते हैं इसमें, व्हेन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, जब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज और इंक्रीज बराबर है सो वी कंसीडर वैलेंसी फैक्टर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, जब हमें रिएक्शन गिवन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रही है घट भी रही है, तो फर्स्ट केस में हमने लिया है जब ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिक्रीज और इंक्रीज है वो बराबर है तो हम कंसीडर करते हैं वैलेंसी फैक्टर एच, या तो आप डिक्रीज को ले लीजिए या फिर इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर को लीजिए, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कितना डिक्रीज है उसको कंसीडर कर लीजिए, या तो वैलेंसी फैक्टर या फिर जितना उसमें इंक्रीज हुआ है। ओके, इंक्रीज या डिक्रीज में से एक को लेना है। दूसरा केस जब ऑक्सीडेशन नंबर में जो इंक्रीज है इट इज नॉट इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, देन वी कंसीडर बैलेंस फैक्टर, क्या कंसीडर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज एंड इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। इट वुड बी बैलेंस फैक्टर, इट वुड बी डिफरेंस बिटवीन होगा बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सो हमने बात की थी जब हमें रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रही है और घट भी रही है सिमल्टेनियसली, तो वहाँ हमने 2 केस देखे थे। फर्स्ट केस देखा था जब केवल जब ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में जो इंक्रीज है वो बराबर है डिक्रीज के, तो हम कंसीडर करते हैं बैलेंसिंग फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज में से एक। ओके, दूसरा जब हमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, सो हम कंसीडर करते हैं बैलेंसिंग फैक्टर डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम कंसीडर करते हैं एज बैलेंसिंग फैक्टर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर गिवन ए रिडॉक्स रिएक्शन। सो डिफरेंस आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है ऑलवेज, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो लेट डिस्कस सम एग्जांपल्स सो दैट आपके थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो हम एक केस बना रहे हैं N2 रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड गिव्स NH3। ओके, नाइट्रोजन से रिएक्ट करके बनाता है अमोनिया NH3। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 और यहाँ पर है -3। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन की 0 और क्योंकि एलिमेंट फॉर्म में, और यहाँ पर हाइड्रोजन है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो हमें एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है जहाँ डिफरेंट स्पीसीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। डिफरेंस में से एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होता है, तो
ये कौन सी टाइप की रिडॉक्स होती है? इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स होती है सर। ओके, अब देखिए नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का सर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके, इस टाइप की रिएक्शंस के लिए हमें अब डिस्कस करना है वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट कंपाउंड्स के एलिमेंट्स के लिए, डिफरेंट कंपाउंड के लिए डिफरेंट होगा। ओके, तो मैं अब बात करते हैं, यहाँ आप देख लीजिए ये -3 से, इसके लिए हम बैलेंसिंग फैक्टर डिस्कस करते हैं सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहले हम बैलेंसिंग इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज डिक्रीज चेक करते हैं। बराबर होगा तो हमारा बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, केवल इंक्रीज या डिक्रीज में सीख लेंगे, और बराबर नहीं होगा तो उनका क्या होगा, डिफरेंस। सो लेट्स कैलकुलेट। देखिए नाइट्रोजन 0 से किस में जा रहा है, यहाँ देखिए -3 में जा रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो कोई स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, यहाँ हमें मतलब है नंबर ऑफ एटम्स से। ओके, नंबर ऑफ एटम्स से इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ देखिए 2 नाइट्रोजन है और प्रत्येक कितने से घट रहा है, -3 से घट रहा है, 3 से घट रहा है, यानी टोटल डिक्रीज कितना है, तो -6 आया। तो यहाँ देखिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज कितना है, ऑक्सीजन स्टेट में डिक्रीज है 6 का, तो अपना बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, 6। ओके, सो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट फॉर नाइट्रोजन, तो इट्स मॉलिक्यूलर वेट 28/6। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ए फॉर ए कंपाउंड इक्विवेलेंट वेट इन गिवन रिएक्शन। ओके, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। नाउ सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखा हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट फॉर any compound when it is taking place in a reaction and electronic transfer taking place। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन का रिएक्शन हो रहा था, तो उसके लिए हमने डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया है, 6। यहाँ पर आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करना है, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो रिएक्टेंट साइड है उसी के लिए हम कंसीडर करते हैं केवल। ओके, प्रोडक्ट साइड के लिए कंसीडर नहीं करते हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट फॉर हाइड्रोजन के लिए। देखिए हाइड्रोजन के लिए यहाँ 0 से ये किस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 में गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ओके, यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आपको कंसीडर नहीं करना है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड ईच इंक्रीजिंग बाई +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट। यहाँ पर 1 से इंक्रीज हो रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो टोटल जो इंक्रीज है वो 2 का है, सो बैलेंसिंग फैक्टर कितना आएगा, 2 आ गया अपना। सो इक्विवेलेंट वेट फॉर हाइड्रोजन एटम विल बी इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, इट विल कम 1। ओके, अब हमने ईच कंपाउंड्स के लिए डिस्कस कर लिया। अब इसमें रह गया प्रोडक्ट्स में क्या रह गया, NH3 रह गया, यानी अमोनिया। अमोनिया के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना है। ओके, अब यहाँ आप देख लीजिए सो यहाँ पे हमने केस 3 बनाया था। ये तो एक क्या हो गया, रिडक्शन, इनको इंडिविजुअल रिएक्शन से माने। देखिए नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ, उसके लिए हमने टोटल जो डिक्रीज है उसको कंसीडर किया था बैलेंस फैक्टर। हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन मान सकते हैं इसे, और इसके लिए जो टोटल इंक्रीज है उसको हमने कंसीडर किया था बैलेंसी फैक्टर H2, और उसके लिए कैलकुलेट किया था हमने इक्विवेलेंट वेट। अब अमोनिया के केस में हम देखते हैं, तो यहाँ आप देखिए इसमें जो नाइट्रोजन है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, और इट इज़ गोइंग टू 0। और यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन +1 में है, +1 से क्या हो रहा है, +1 से इट इज़ गोइंग टू 0। ओके, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन 0 में जा रहा है, और नाइट्रोजन 0 में जा रहा है और हाइड्रोजन भी 0 में जा रहा है, लेकिन नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, -3 से 0 में जा रहा है नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। सो टोटल इंक्रीज कितना है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं इसको कंसीडर करना है, ना कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। ओके, नाइट्रोजन के लिए हम बात करें तो एक एटम है और कितने से इंक्रीज हो रहा है, -3 से 0 हो रहा है, यानी 3 से ये इंक्रीज हो रहा है। टोटल इंक्रीज कितना आ गया, 3 का इंक्रीज आ गया। ओके,
और इसी कंपाउंड के लिए देखिए, जब सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन। सो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन के लिए बात करें 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ईच इज बीइंग रिड्यूस बाई 1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टोटल जो डिक्रीज आएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कितने का आएगा, 3 का डिक्रीज आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो सेम कंपाउंड है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, सेम कंपाउंड है जिसमें एक एलिमेंट का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है सिमल्टेनियसली यानी एक साथ। सो वहाँ पर हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी फैक्टर, यदि टोटल डिक्रीज और टोटल इंक्रीज वो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए बराबर है, डिक्रीज और इंक्रीज, सो वी कंसीडर वी फैक्टर एज, देखिए यहाँ पर दोनों के लिए क्या है, 3 का ही तो इंक्रीज हो रहा है और 3 का ही हो रहा है डिक्रीज, तो यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज दोनों के लिए बराबर है। सो वी कंसीडर वी फैक्टर एच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज में से एक को लेते हैं। ओके, सो वी फैक्टर विल बी 3 एंड अमोनिया के लिए इक्विवेलेंट वेट इट्स क्या आएगा, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इट इज 17 एंड इट्स बैलेंस फैक्टर कितना निकल के आया है, 3 आया है। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट विल बी 17/3। So this is how we can calculate easily equivalent weight for each compound or element when these are given in a redox reaction. I think आपके समझ में आ गया होगा। So एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करना है, केवल नंबर ऑफ एटम्स जो गिवन कंपाउंड है उसमें कंसीडर करना है। सो स्टूडेंट आपने देखा एक हमें रिएक्शन गिवन थी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने ईच एलिमेंट और जो कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा था उसके लिए ऑक्सीडेशन जो डिक्रीज एंड इंक्रीज बराबर आया था उसके लिए हमने इक्विवेलेंट वेट को डिस्कस किया था। ओके, सो एक रिएक्शन और देख लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड जो रिडक्शन है उस यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज में डिफरेंस है, उसके लिए हम बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इक्वल नंबर नहीं है डिक्रीज एंड इंक्रीज में। सो लेट्स हैव another example, this is Fe2 C2O3 both sides gives Fe+2 and CO2। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आयरन है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है कंपाउंड में और जो कार्बन है वो P+3 में है। जहाँ आयरन +3 से +2 में इसका क्या हो रहा है रिडक्शन एंड कार्बन क्या हो रहा है यहाँ +4 में होता है CO2 में, ये इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर हम देखेंगे जब सेम कंपाउंड का डिफरेंट एलिमेंट सेम कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट का क्या हो रहा है रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है, तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वी फैक्टर। सबसे पहले एक एलिमेंट्स के लिए देखिए जिसमें डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज देखिए, यदि वो बराबर आता है तो उसमें से एक का लेते हैं वी फैक्टर, यदि डिफरेंट आता है तो उनका जो डिफरेंस होगा इंक्रीज एंड डिक्रीज का उसको हम कंसीडर करते हैं एज वी फैक्टर। सो लेट्स कैलकुलेट आयरन, देखिए आयरन कितने एटम्स हैं 2, सो और कितने का इंक्रीज है कितने का डिक्रीज है 1 का, तो 1 × 2 इट विल बी टोटल जो डिक्रीज हुआ है वो 2 का हुआ है। सो बैलेंस फैक्टर अभी नहीं निकालेंगे, अभी केवल ऑक्सीडेशन नंबर में हमने डिक्रीज चेक किया। ओके, अब देखिए कार्बन में +3 से +4 में गया है तो कितने का इंक्रीज है और कितने कार्बन एटम है, देखिए कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है, हमें केवल किधर देखना है लेफ्ट हैंड साइड देखना है जो कि रिएक्टेंट साइड है। ओके, यहाँ देखिए कार्बन के लिए कंसीडर करते हैं कार्बन नंबर ऑफ कार्बन टोटल इंक्रीज कितना है 1 का, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2, तो टोटल जो इंक्रीज है वो कितने का है 2 का इंक्रीज है। ओके, लेकिन होल थ्रेज भी है तो यहाँ कितने हो गए देखिए 3 हो गया, होल थ्रेज को भी कंसीडर करेंगे ना तो टोटल इंक्रीज आएगा आपका 6 का इंक्रीज आया टोटल। ओके, टोटल इंक्रीज आया 6 का, तो यहाँ आप देख लीजिए इंक्रीज डिक्रीज क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा इट विल बी आवर बैलेंस फैक्टर। डिफरेंस कितने का है 6 - 2, यानी हमें बड़े में से छोटे को क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, इट विल कम 4। सो हमारा जो बैलेंस फैक्टर आएगा निकल के इट विल कम 6 - 2 इट विल बी 4। सो फाइनली हमारा बैलेंस फैक्टर निकल के आया है 4। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट इफ वी वांट टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट फॉर Fe2 C2O3 होल थ्राइज इट विल कम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe2 C2O3 का होल थ्राइज इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वी फैक्टर जो कि हमने निकाला है 4 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट फॉर दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस इन redox reaction where electron transfer happening। Okay,
तो यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं व्हेन वी आर ओनली गिवन रिडक्शन। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं जहाँ पर Cr2O7 -2 इज गोइंग, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ओके, और ये +3 में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हमने बी फैक्टर निकालना है, तो कितना है डिक्रीज, देखिए +6 से +3 में गया तो टोटल डिक्रीज कितना है, 3 का डिक्रीज है। तो जितना टोटल डिक्रीज होता है उस, तो एक एटम के लिए डिक्रीज है 3, तो टोटल डिक्रीज 2 एटम है अपने क्रोमियम की, इधर देखना है हमें लेफ्ट हैंड साइड, और ईच एटम 3 से डिक्रीज हो रहा है, तो टोटल डिक्रीज कितना हो गया, टोटल डिक्रीज कितना हो गया ये हो गया आपका 6 हो गया टोटल डिक्रीज। सो बी फैक्टर विल बी 6, ओके, और equivalent weight for this Cr2O7 -2 will come molecular weight of Cr2O7 upon V factor कितना है 6. So this is how to you can calculate easily equivalent weight for a equivalent weight for a, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, so this is an oxidant. So this is how we can calculate in a reduction reaction equivalent weight for an oxidant, okay. ऐसे ही हम यदि हमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन गिवन है तो वहाँ पर रिडक्टेंट के लिए हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो वीडियो गया 51 मिनट का, इसको कंक्लूड करते हैं। तो हम लास्ट में बात कर लेते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। इक्विवेलेंट वेट लास्ट हमारा रहेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन जो रिएक्शंस होती हैं, जैसा कि आपको बताया, जिसमें सेम कंपाउंड के सेम एलिमेंट विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस भी होते हैं और ऑक्सीडाइज भी होते हैं। सो इनके लिए इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट करते हैं, तो इनके लिए इक्विवेलेंट वेट फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इट विल बी द सम ऑफ ऑक्सीडेशन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो इक्विवेलेंट वेट फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ reduction. Let's say for example chlorine atom gives Cl- and ClO4-। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की, और यहाँ पर -1 और यहाँ पर है +7। यहाँ पर सेम कंपाउंड सेम एलिमेंट विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो इसके लिए हम निकालेंगे क्या, इक्विवेलेंट वेट। इट विल बी इक्विवेलेंट वेट फॉर क्लोरीन, क्योंकि इसी का क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, इट विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है क्लोरीन एलिमेंट का 0 से +7 में। सो ऑक्सीडेशन, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन एलिमेंट डिवाइडेड बाई इट्स वी फैक्टर, इसके लिए कितना आएगा, देखिए यहाँ पर अब देखिए ऑक्सीडेशन के लिए भी फैक्टर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम है, तो यहाँ पर भी फैक्टर निकल के कितना आएगा, +7 का इंक्रीज है, 2 क्लोरीन एटम है, तो ये आएगा टोटल 14 का इंक्रीज आएगा, ओके। तो ऑक्सीडेशन के लिए भी फैक्टर आएगा 14 प्लस मॉलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन एटम डिवाइडेड बाई। सो रिडक्शन के लिए आप देखिए कितने का डिक्रीज है, 1 का डिक्रीज है, 1 का डिक्रीज है, ओके। साथ में कितने एटम है, 2 क्लोरीन एटम है, तो टोटल डिक्रीज आ जाएगा, 2 का डिक्रीज आ जाएगा टोटल, तो डिवाइडेड बाई 2 इट विल कम 8 मॉलिकुलर वेट अपॉन 14, ओके, क्लियर है। सो यहाँ पर यदि हम वैल्यू रखते हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन, तो इट विल कम 8 मल्टीप्लाई बाई 71 होता है इट्स मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 14 एंड इट विल कम अप्रॉक्स 14.0, ओके, इट विल कम 14 ये समथिंग आता है, ओके। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। इट विल बी द सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सीडेशन प्लस एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। सो आज के लेक्चर में हमने सीखा स्टूडेंट्स हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। हमने सीखा एसिड्स के लिए, बेस के लिए, साल्ट्स के लिए एंड आयंस के लिए हम बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस फैक्टर से जब हम मॉलिकुलर वेट को डिवाइड करते हैं
देन वी वुड एबल टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। ओके, इसके साथ में हमने सीखा रिडक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस के लिए, और साथ में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के लिए हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा। थैंक यू वेरी मच।